नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्ष पर साधा निशाना। मणिपुर पर राजनीति के लिए जमकर लताड़ा। पंचायत चुनाव में हुई हत्याओं को बताया टीएमसी का खूनी खेल। मणिपुर हिंसा पर विजय पटेल की रिपोर्ट से हड़कंप। चर्चा की मांग पर अड़ी कांग्रेस घिरी। रिपोर्ट में बताया क्यों विपक्षी पार्टियां राज्य के हालातों पर हैं एक्टिव। सांसदी बहाल होने के बाद राहुल के विदेश दौरे का प्लान हुआ तैयार। रॉबर्ट वाड्रा के बयान से कांग्रेस में खलबली। कहा, मैं चाहता हूं संसद में जाए प्रियंका, उनके पास हैं सभी खूबियां। लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद दिल्ली सेवा बिल बन गया कानून। राष्ट्रपति की लगी मुहर। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। फारूक अब्दुल्ला ने दिया पाकिस्तान का साथ। कश्मीर पर बातचीत का किया आह्वान। कहा, लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बैठक कर सुलझेगा मामला। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे पीएम मोदी के विपक्ष पर वार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे भाजपा के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने मणिपुर मुद्दे पर शोर मचाने वाले विपक्ष की असली मंशा बताई। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी दलों के प्रयास कैसे फेल हुए, जिससे डर कर वो सदन से भाग गए, वो बताया। और साथ ही बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान टीएमसी की गुंडागर्दी के चलते हुई हत्याओं पर ममता बनर्जी समेत गठबंधन इंडिया को जमकर घेरा। डॉक्टर साहब, एक के बाद एक पीएम मोदी ने विपक्ष पर आज वार किया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के सामने आपने कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। आपने एक ऐसा फुल टॉस बॉल दे दिया, यह अविश्वास प्रस्ताव ला करके। तो ये तो अभी बहुत दिनों तक वो चलता रहेगा, प्रधानमंत्री छोड़ने वाले थोड़ी है। ये 2024 के चुनाव से पहले आपने एक खुला मैदान दे दिया प्रधानमंत्री मोदी के लिए। अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, आप भाग भी गए, ढंग से आपने हमला भी नहीं किया और बंगाल भी लपेट लिया आज प्रधानमंत्री ने। वह किस तरह से पंचायत चुनाव और बाकी सारी चीजें। तो जो विपक्ष का मुद्दा हो सकता है, दिक्कत क्या है, विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। उनकी नीयत पे सवाल नहीं कर सकते, उनके कमिटमेंट में सवाल नहीं कर सकते, उन्होंने जो काम किया है उसमें कोई आप त्रुटि नहीं निकाल सकते। काम हुआ है, सारी चीजें हैं। तो आप क्या कह रहे हो, ऐसी ऐसी चीजों को आप उठा रहे हो जो थ्योरी के लेवल पे है। डेमोक्रेसी की मौत हो रही है, तो संविधान जो है वो खतरे में है, तो माइनॉरिटी राइट्स जो है। अब इन सब चीजों को आप उठा तो रहे हो, लेकिन खुद ब खुद आप पार्लियामेंट का अवहेलना कर रहे हो। आप जो है वहां पे हंगामा करो, 3 लोग विपक्ष से जो है बाहर कर दिए गए। क्यों? आप उद्दंडता कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको, ममता बनर्जी की सरकार को, ये पंचायती चुनाव के बाद जिस तरह से बयान आए हैं हाई कोर्ट्स के, तो ये तो चारों तरफ से आप घिरते चले जा रहे हो। और प्रधानमंत्री मोदी तो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। अगर आप उनको इस तरह से घेरने की अगर आप कोशिश करोगे तो। जी बिल्कुल, एक बार फिर पीएम मोदी के अटैक से विपक्ष में खलबली मची हुई है। वहीं मणिपुर मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी के बयान की मांग करने वाली केंद्र सरकार को मणिपुर में जलते हालातों का जिम्मेदार ठहराने वाली कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से घिर गई है। मणिपुर के हालातों पर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसका पूरा चिट्ठा खोला गया है। ये रिपोर्ट विजय पटेल की ओर से ट्विटर के जरिए सार्वजनिक की गई है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसमें कांग्रेस पार्टी का नाम भी सामने आया है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कह रही है विजय पटेल की रिपोर्ट? देखिए, विजय पटेल वो ट्विटर के ऊपर एक अच्छी इन्वेस्टिगेटिव एक थ्रेड उन्होंने डाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जॉर्ज सोरोस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बाकायदा ये ऐलान कर रखा है कि मोदी सरकार को हटाने के लिए वो 600 करोड़ रुपए, $1 मिलियन जो है वो खुद रखे हुए है। अब
उसके चट्टे बट्टे देश के अंदर में पत्रकार के रूप में, तो एनजीओ के रूप में, तो पता नहीं प्रोफेसर के रूप में, ओपिनियन लिखने वाले के रूप में वो काम करते हैं। रिजीम चेंज वो करना चाहता है। अडानी के ऊपर उसने हमला किया, सारा विपक्ष उसके ऊपर अडानी अडानी करने लग गया। तो कई सारी चीजें हैं। क्या इंटरेस्टिंग है इसमें जो विजय पटेल के जो थ्रेड में, वो ये कि इस जॉर्ज सोरोस ने जिस तरीके से कोलंबिया के ड्रग कार्टेल के साथ मिलके, ड्रग माफिया के साथ मिलके उसके उस ड्रग बिजनेस से उसने पैसे कमाए, उसी तरह की चीजें वो मणिपुर में भी कर रहा है। जिस तरीके से वो बर्मा प्रोजेक्ट के नाम पे वो फंडिंग कर रहा था, ये कुकी और वहां पे जो पॉपी कल्टीवेशन जो होता है, ये सारी बातें इशारों इशारों में अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर बताया। लेकिन ये जो रिश्ता निकल रहा है कांग्रेस पार्टी का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस के साथ, और जॉर्ज सोरोस की जो करतूतें रही हैं, वो तो बड़ा डिवास्टेटिंग है। कांग्रेस पार्टी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस पार्टी का क्या रिश्ता है। जी बिल्कुल, विजय पटेल की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है। अगली खबर में बात करेंगे राहुल गांधी की। सांसदी बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर से विदेश दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी सितंबर के दूसरे सप्ताह में यूरोप के दौरे पर जाएंगे, जहां वो यूरोपीय देशों बेल्जियम, नॉर्वे और फ्रांस का दौरा करेंगे। लेकिन इससे पहले ही राहुल के अपनों ने ही ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भाई बहन की तुलना करते हुए अपने बयान में साफ कहा कि प्रियंका गांधी के अंदर संसद में जाने की सारी खूबियां हैं, वो संसद में बहुत बढ़िया काम करेंगी। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो विदेश दौरे की तैयारी की जा रही है, लेकिन उससे पहले रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान के क्या मायने? इसका मतलब साफ है, गांधी परिवार के अंदर द्वंद्व चल रहा है। सोनिया गांधी नहीं चाहती कि प्रियंका वाड्रा संसद के अंदर जाए। वो राज्यसभा में जाएंगी या फिर लोकसभा में जाएंगी, कहीं भी जाएंगी, तो उनकी तुलना किससे होगी? राहुल गांधी किस तरह का भाषण दे रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। इनको भी भाषण देने का मौका मिलेगा तो फर्स्ट कंपटीशन इनका जो होगा वो राहुल गांधी के साथ होगा। लोग कंपेयर करेंगे, भाई बेहतर है या बहन बेहतर है। जीजा जी कह रहे हैं बहन बेहतर है, यही तो कह रहे हैं जीजा कि मेरा जो साला है वो इफेक्टिव नहीं है, ये अच्छा काम करेगी, इसको भेजना चाहिए। ये जाना भी चाहती है। जो खबर आई थी कि जिस समय मध्य प्रदेश में सरकार थी, सिंधिया साहब भी उधर थे, तो कमलनाथ ने बकायदा ये ऑफर दिया था। लेकिन सोनिया गांधी इटालियन मदर है, बेटे का सब कुछ, बेटी का कुछ भी नहीं। ये ट्रेडिशन है इटली की। तो बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, उसकी जो साख है उस पर आंच आ जाएगी, बेटी जो है वो बड़ी दिख जाएगी, कांग्रेस में टूट फूट मचने लग जाएगी। इसलिए सोनिया गांधी ने प्रियंका वाड्रा को जाने से मना कर दिया। राजनीति तो सब लोग करना चाहते हैं, और जीजा ऐसे हैं, जीजा तो बार बार वो राजनीति में आना चाह रहे हैं, लेकिन मां है जो अपने बेटे बेटी और दामाद को वो रोके हुई है, क्योंकि वो चाहती है कि मेरा लाडला जो है पहले एक बार सेटल हो जाए। और लाडला जो है वो 10 दिन देश में रहता है और 10 दिन के बाद उसको जो हिंदुस्तान की आबो हवा पसंद नहीं आती, फिर वो विदेश जाता है। इसलिए शायद थोड़े रिलैक्स होने के लिए विदेश जा रहे हैं। अदरवाइज कोई सीरियस प्रोग्राम होता तो बताया जाता है, भाई जैसे लंदन का प्रोग्राम था या फिर यूएस का प्रोग्राम था, बताया गया कि वहाँ रैलियां करेंगे, ये करेंगे। बेल्जियम में क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन खैर खबर आएगी तो आप तक हम पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल। वाड्रा के बयान के बाद प्रियंका गांधी के 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत मिलते नजर आए हैं। आगे बात करेंगे दिल्ली सर्विस बिल की। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब ये दिल्ली में कानून बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में दिल्ली सेवा बिल को पेश किया था। ये कानून राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा, जिससे दिल्ली सरकार के हाथों से सारा कंट्रोल निकलकर एलजी के हाथों में होगा। डॉक्टर साहब, ऑफिशियली अब एलजी दिल्ली के बॉस बन गए। बिल्कुल, बॉस
तो शुरू से एलजी ही थे। केजरीवाल इसमें बवाल काट रहा था। देखिए, लड़ झगड़ के घर भी नहीं चलता। केजरीवाल राज्य चलाना चाह रहा था। यह कोई पूर्ण राज्य तो है नहीं, ये एक केंद्रीय शासित राज्य है विद स्पेशल फीचर्स। अब ये लोगों को लगा कि भाई हम तो सब कुछ है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आप करते रहते हो। अब ये कानून बन गया, सब कुछ हो गया, अब उसके हाथ में। ये जो फर्क आया है सिर्फ इतना ही आया है कि ग्रेड ए मतलब आईएएस ऑफिसर्स और डैनिक्स के जो अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग ये अपनी मन से नहीं कर पाएगा, दैट्स इट। लेकिन ये उसे उस तरीके से पेश कर रहा है, मीडिया भी ऐसे पेश कर रही है कि वो बहुत सब कुछ छीन लिया गया, अब हम तो काम नहीं करेंगे। वो एलिबाई ढूंढ रहा है कि अब हम काम नहीं करेंगे, उसको बनना है प्रधानमंत्री। अब दिक्कत क्या है, अभी मैं देख रहा था प्रोपेगेंडा चालू है कि भाई अभी सुप्रीम कोर्ट से कानून, सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला। अब अरविंद केजरीवाल को जो सिचुएशन बनी है उसी से उसको डील करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कानून नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये एलजी के पास ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत आ गई ये भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत अरविंद केजरीवाल की ये है कि वो अब अफसरशाही को कंट्रोल करके ये जो घोटाले तमाम हुए हैं उसके सबूतों को लटका भटका या छिपा नहीं सकता। अब बहुत सारे घोटाले सामने आएंगे, इसलिए ये दिक्कत केजरीवाल को परेशान कर रहा है। जी बिल्कुल, दिल्ली सेवा बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान पर फारूक अब्दुल्ला के बड़े बयान की। अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलनी शुरू कर दी है, जिससे विपक्षी गठबंधन इंडिया घिर गया है। पाकिस्तान की ओर से बार बार कश्मीर पर बातचीत को लेकर नरमी दिखाई जाती रही है, जिस पर भारत दो टूक कह चुका है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो सकती है। इसी बीच कश्मीर पर बातचीत का आह्वान करते हुए अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि लड़ने से कुछ नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान को साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इस मसले को सुलझाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कैसे अब्दुल्ला के इस बयान के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया घिर गया? देखिए, वो तो इंडिया के हिस्सा है, बयान तो उन्होंने सवेरे दिया। अभी तक न केजरीवाल ने, न ममता ने, न राहुल गांधी ने, न सोनिया ने, न पवार ने, न उद्धव ठाकरे ने, किसी ने अभी तक तो अब्दुल्ला के बयान के ऊपर कोई निंदा नहीं की। क्यों नहीं किया? तो क्या माना जाए? ये INDIA कश्मीर को अभी भी प्रॉब्लम समझ रहा है। आर्टिकल 370 को जो हटाया गया, जो मोदी सरकार ने फैसला लिया, उसके विरोध में ऑलरेडी ये लोग सुप्रीम कोर्ट में तो है ही, और अब ये बयान भी आ गया। और टाइमिंग देखिए, बयान कब आ रहा है? 2 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि लड़ाई झगड़ा नहीं करने से कोई फायदा नहीं, हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए। वाह, बातचीत क्यों करनी चाहिए? भारत ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर लिया कि जब तक आतंकवाद है तुम्हारे साथ, तुम्हारे आतंकवादी संगठन, आतंकवादी लोग जो हमारी लिस्ट जो गई हुई है, दाऊद इब्राहिम को तुम वहां पे पनाह देकर के रखोगे और हम तुमसे बात करेंगे। नहीं करनी है बात। नुकसान किससे हुआ है? बात नहीं करने से, रिश्ते खत्म करने से। पाकिस्तान का भिखमंगा बन गया ये मुल्क, और उसको आप साइड कवर देने के लिए इस तरह की बातें करोगे। और ये कह रहे हैं कि युद्ध से फायदा नहीं होता किसी को। अच्छी अच्छी बातें बताइए लोगों को भ्रमित करने के लिए। यूक्रेन में कौन मर रहा है? लोग मर रहे हैं। अरे भाई, यहां लड़ना कौन चाह रहा है? तुम अपने मन से कह रहे हो वो लड़ना चाह रहे हैं। भाई, पाकिस्तान लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो कह रहा है बातचीत करना है। तो लड़ाई किससे होगी? हिंदुस्तान तो पीसफुल कंट्री है, कभी किसी से नहीं लड़ता। जब तक अनटिल अनलेस हम पे कोई हमला करता है तब तक हम किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करते नहीं। पाकिस्तान लड़ना चाह नहीं रहा, हम लड़ते नहीं है, तो ये कहां से ये क्या खा पी करके ये बयान दे रहे हैं? दिक्कत क्या है? ये दरअसल ये जो इंडिया वाले हैं ये मुसलमानों को समझते हैं गद्दार। गद्दार इस तरीके से समझते हैं कि इनको लगता है कि पाकिस्तान की तारीफ कर दो, पाकिस्तान के फेवर में बयान दे दो तो हिंदुस्तान का मुसलमान खुश हो जाएगा
और वोट हमारा पक्का हो जाएगा। यही मानसिकता है। और जब आप इस तरह की बातें करते हो और उसको कंडेम नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि ये बयान फारूक अब्दुल्ला का नहीं, बल्कि ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो 26 पार्टियों का जो एक जमघट है, उसके द्वारा दिया गया है। बहुत ही शर्मनाक बयान है। जी बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद सवाल विपक्षी गठबंधन पर उठने लगे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज उतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।